अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तवील इंतजार के बाद बिलाखिर पंजाब में इलेक्शन की तारीख आ गई है। सूबाई असेंबली के इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को पंजाब में इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ की थी, जिस पर गौर के बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है। इमरान खान ने कल यानी 4 मार्च से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर रखा है। डॉक्टरों ने उन्हें सियासी सरगर्मियों के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। और लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार होने वाले रहनुमाओं की नजरबंदी भी खत्म करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज पहले ही सियासी मैदान में मुतहर्रिक हो चुकी हैं। आज गुजरावाला में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने इमरान खान पर सख्त तनकीद की। इमरान खान इज डन एंड डस्टेड। मैं सिर्फ उसके सहूलतकारों से ये सवाल करती हूँ कि वो तो डूब गया, तुम लोगों की तो नौकरियां अभी बाकी है, क्यों अपनी नौकरियों को डुबोने के पीछे पड़े हो? गुजरावाला वालों, इलेक्शन जब भी आए तैयार होना। मुस्लिम लीग नून भी तैयार है, ये याद रखना। मुस्लिम लीग नून हारने के लिए मैदान में नहीं उतरी, इंशाअल्लाह ताला जीतने के लिए मैदान में उतरी। मैंने तो सुना था कि प्लास्टर उतारने के लिए डॉक्टर्स का फैसला चाहिए, मुझे नहीं पता था कि टांग का प्लास्टर उतारने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहिए। जो 5 महीने से प्लास्टर उतर नहीं रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला सुनते हुए आज ही उतर गया। ये ना हो कि मरियम नवाज शरीफ को ये इलेक्शन मुहिम इस नारे पर चलानी पड़े कि इलेक्शन कराओ, जरूर कराओ, मगर पहले तराजू के दोनों पलड़े एक जैसे करो, बराबर करो। और आज इमरान खान ने सहाफियों से मुलाकात में कहा है कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूं। अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं? ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। फौज का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं है कि सियासत क्या होती है। जेल में डालने से और वोट पड़ते हैं। चैलेंज करता हूं, मुझ पर और अहलिया पर एक करप्शन का केस साबित कर दें। आर्मी चीफ ही मेरे खिलाफ कोई करप्शन का केस निकाल लें। कोई ये समझता है कि घुटने टेक दूं तो ये नहीं हो सकता। पूरा जोर लगाया गया कि परवेज इलाही मेरा साथ छोड़ दें। अब हमने परवेज इलाही के साथ वफादारी दिखानी है, मैं किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। इमरान खान ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर आने वाली खवातीन भी चाहती हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब बने। पंजाब के वज़ीर आला का फैसला भी कर लिया तो कत्ले आम हो जाएगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि एक ही बार में आम इंतखाबात हो जाएं तो पैसे की बचत होगी। हम PDM के अंपायर्स के बावजूद इलेक्शन जीतेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के साथ है। इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी से मुतालिक इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद हवाई जहाज से ना जाने का फैसला रात 12 बजे किया। खबर आई थी कि मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाना चाहते थे। जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है, मुझे उनसे ही खतरा है। जान के खतरे से मुताल्लिक मेरी रिकॉर्ड शुदा वीडियो बैरून मुल्क मौजूद है। जनरल बाजवा ने मेरी कमर में चाकू मारा। जनरल बाजवा ने रूस की मुखालफत में तकरीर की। इस तकरीर पर जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान अब भी मेरे साथ राब्ते में हैं। दूसरी तरफ पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि सूबे में इलेक्शन के हवाले से आपके जवाब के मुंतजिर हैं। इस पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा तो इंतखाबात की तारीख दे दूंगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इलेक्शन कराओ फलां तारीख को, तो फिर क्या करेंगे? मैं डेट दे दूंगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे ऑनरेबल अदालत का हुक्म, डेट दे देंगे। हाँ, कब का देंगे? ये मशावरत करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कब तक तैयार होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया है कि 90 दिन या कुछ करीब 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, उसके आसपास। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने अहम मुलाकात की और ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इलेक्शन की तारीख आने के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत हुई है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की अपने भाई फैसल चौधरी से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें वो 2 जजों में राब्ता कराने की बात कर रहे हैं। मैं क्या वो अपना ना सीधे तौर कह रहा है कि मेरी कोई जनरल कराओ, दूसरा अपना
ये कह रहा ना उन्होंने जरा मिलो ना उनको जो बड़े रात है पूरा सा खड़ा तुझे दोस्तों क्या चीज है आती तजवीज ये है कि ये करके ना जैसे तारण से 3-4 दिन करा के ना इस तरह से इन्हों से 228,000 दे ताकि ना प्रेशर से है। मैं सुबह करने लो सुबह ना मैं पूछ कर इस पर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा है कि एक और जाली ऑडियो मेरे नाम से मार्केट में फेंक दी गई है। इस ऑडियो का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही चीफ जस्टिस लाहौर से कभी मुलाकात हुई, ना ही उन्हें जस्टिस मज़ाहिर की मदद का कहा। जबकि फैसल चौधरी ने मुबैना ऑडियो लीक की ना तरदीद की और ना तस्दीक की, बल्कि सवाल होने पर जवाब हंसी में उड़ा दिया। यार मैं तो खुद को बड़ा अहम समझता हूँ कि 2 चीफ जस्टिस की मुलाकात भी मैंने करानी है और 2-4 जज सुप्रीम कोर्ट के मेरी मर्जी के बगैर हिलते भी नहीं है। तो यानी आप तस्लीम कर रहे हैं कि आपकी ऑडियो ठीक है और आपके रब्ते भी हैं? नकवी साहब के पीछे कौन सा ट्रक खड़ा है? नकवी साहब के पीछे कोई ट्रक भी खड़ा है? ऑडियो में तो यही है। ट्रक तो हमारे पास नहीं होते, जिनके होते हैं उनसे पूछे। ऑडियो लीक्स पे अब क्या बहस करें, अब ऑडियो लीक्स तो ऐसे भी आ जाती हैं। मैं तो डर गया था कोई खानगी मामलात की तरफ ना चल जाए मामला, उस पर ज्यादा मुझे डर लग गया था। खतरनाक है वो सर वो घर भी तो रहना होता है। राशिद वन वर्ड में बताएं, ये दुरुस्त है या एडिटेड है? ये एडिटेड है, ये जाली है, ये पता नहीं क्या है? मैं तो अभी आपने सुनाई है। तारण पर कौन से केसेस लगवाने की बात कर रहे हैं? कौन था वो? अच्छा 288 क्या चीज है? मरियम नवाज ने भी आज के जलसे में ट्रक का मॉडल हाथ में उठाकर और बार बार ट्रक का जिक्र करके इस हवाले से तनकीद की। अब ये ना कह देना कि जो ट्रक तुमने कोर्ट के आगे खड़ा कर दिया है, फवाद चौधरी की ऑडियो सुनिए ना। अब ये ना कह देना कि जो ट्रक तुमने कोर्ट के बाहर खड़ा किया वो ट्रक मरियम नवाज चला रही थी। ये ट्रक इस मुल्क को लेकर बैठ गया है। इस ट्रक के चारों पहिए पंक्चर करके इसको घर भेजेंगे। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने इस ऑडियो लीक की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि जज से मुतालिक इल्जामात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत मुकर्रर होनी चाहिए। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, पंजाब इलेक्शन की तारीख आ गई है, 30 अप्रैल को इलेक्शन होना है। आपको ये सब कुछ अब स्मूथली होता नजर आ रहा है कि पहले सूबाई इलेक्शन होंगे, फिर अक्टूबर में जाके वफाक के इलेक्शन होंगे, या कुछ ना कुछ अलग होगा, एक साथ ही हो रहे होंगे, पहले कहीं वफाक के हो जाएंगे? क्या नजर आ रहा है? अगर तो इनमें अक्ल है, शऊर है, समझ है, और ये ख़ानदान जो नून और शीन में बटा हुआ है, अगर इनको समझ है तो ये असम्बली तोड़ दें। आइंदा 72 घंटों में असम्बली तोड़ दें और कौमी और सूबे का इलेक्शन इकट्ठा करें। जब सूबे का नतीजा निकल आया 5-5 साल के लिए और सूबों में इमरान खान की हुकूमत 5 साल के लिए बन गई, KPK में भी और पंजाब में भी, तो फिर कौमी असम्बली में इनको कैंडिडेट्स ढूंढने पड़ेंगे, इश्तहार देना पड़ेगा। क्योंकि पंजाब और KPK के इलेक्शन अगर कौमी असम्बली के साथ हो जाएं तो इनकी बचत है, वरना तो झाड़ू फिर जाएगा इनकी सियासत का। इनकी सियासत का सत्यानाश हो जाएगा। जो आदमी जिन हालात में ना डॉलर जो है 280 से लेके 300 में है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, LPG नहीं है, इवन लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं है कि मुर्दे को कैसे दफनाएं, और कुछ ना करे शहबाज शरीफ तो ये कब्र ही थोड़ी हाफ प्राइस पे कर दे, डिस्काउंट कर दे, ताकि मरने वाले के घर में इतने पैसे हों कि वो कब्र के पैसे दे सके, कफन के पैसे दे सके। ये नेस्तो नाबूद हो गया। ये 13 रुकनी पार्टियां आज बैठेंगी। 13 रुकनी क्या, 3 रुकनी पार्टियां। एक वो है आसिफ जरदारी साहब, और एक हैं फजलुर रहमान, और एक है नवाज शरीफ। बाकी 13 पार्टियों के नाम आप मुझे बताएं। बाकी जो हैं वो ऐसे ही हैं जैसे अब मैं क्या कहूँ। तो शेख साहब ये तय है कि पंजाब में जीतना, देख रहा हूँ मैं 10 और 15 दिन में हालात बेहतर होते देख रहा हूँ। और शेख साहब ये तय है कि इलेक्शन जीतना पंजाब में इमरान खान नहीं है, चाहे नवाज शरीफ साहब आ जाएं, कोई भी कैंपेन चला लें, मरीम नवाज साहब एक्टिव हैं, आपको कोई मुकाबला नहीं नजर आ रहा है कि जी कोई मुकाबला हो रहा होगा? एज ए पोलिटिकल वर्कर में कोई मुकाबला नहीं देख रहा। और नवाज शरीफ आ जाएं, अब तो उनका भाई वजीर आज़म है, फिर अल्लाह ही उनको लाएगा। अब तो उनका भाई वजीर आज़म है, वो आ जाएं, क्योंकि इनके भागने के भी तरीके होते हैं और इनके आने के भी तरीके होते हैं। और जो कुछ इन्होंने माशी तौर पर मुल्क का गरीब ज़बा खाने में डाल दिया और ख़ुद सियासी महखानों में बैठे हुए हैं। लंदन में भी तो कैद ही ज़िंदगी गुजार रहा है वो।
3.5 साल से वो ना बर्गर खाने निकल सक रहा है और ना कोई ड्रिंक्स लेने निकल रहा है। 3.5 साल से हाउस अरेस्ट है। बाहर निकले, आए, इलेक्शन की कैंपेन करे, बताए लोगों को मैं हूँ, मैं नवाज शरीफ जो बीमारी में गया था और पैनाडोल भी नहीं खाई और मुझे वोट दो। फिर उसे पता लग जाएगा वोट पड़ती है कि कुछ और पड़ता है। इनको कुछ और पढ़ना है, इनके डब्बों में वोटें नहीं पढ़नी इनको। और शेख साहब, इस सारे सिनेरियो में एक जो मुल्क का इस्तेहकाम भी बड़ा अहम है। अलग अलग अगर इलेक्शन हो रहे होंगे तो इस्तेहकाम आ पाएगा। जो पार्टी हार गई वो दूसरे पर धांधली का इल्जाम लगा रही होगी, फिर अक्टूबर में एक और इलेक्शन हो रहा होगा, तो ये एक मसला अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। इसका कोई रास्ता दरमियानी निकल सकता है अगर मिल बैठकर, या आपके ख्याल में ऐसा ही है, पीछे हटना पीडीएम को ही पड़ेगा? देखें, जिम्मेदारान को एक रोल अदा करना चाहिए। ये पाकिस्तान के अजीम जिम्मेदारान हैं और इकट्ठा इलेक्शन कराना चाहिए और साफ और शफाफ इलेक्शन कराना चाहिए। और आज कल 2 अहम जिम्मेदारान मिले हैं और आज भी 2-3 अहम एजेंसियों के लोग मिले हैं। और पाकिस्तान जो है, जितना आसिम मुनीर को या फ़ौज को या फ़ौज के अदारों को अजीज़ है, उतना ही शेख रशीद को अजीज़ है। ये कहते हैं हमने अपनी सियासत दाव पे लगाई है, इन्होंने रियासत दाव पे लगा दी है। इन्होंने गरीब की ज़िंदगी दाव पे लगा दी है। इन्होंने इस मुल्क में 10 महीने में अपनी नाअहलियत और नलायकी को सिवाय अपने केसेस ख़त्म कराने के कुछ किया है? कोई डिलीवर किया है तो बताएं, क्या डिलीवर किया है? अभी तक 20% सूद करने के बावजूद IMF इनके हाथे नहीं चढ़ रहा। ये आए क्या करने हैं? शेख साहब, इस वक्त क्या हो रहा है मुल्क में, मुझे बताएं। शेख साहब, इस वक्त जो हालात और वाकयात हैं, ज़ाहिर है हुकूमत की कारकर्दगी बहुत बुरी है। IMF तक का प्रोग्राम बहाल कराने में प्रॉब्लम, महंगाई बहुत ज़्यादा, शरह सूद बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्री के मसाइल, मईशत के मसाइल, इस सब में इमरान खान साहब को पंजाब का इलेक्शन भी मिल गया, तो फिर भी वो आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हैं? वो कह रहे हैं अब कोई बात करने को तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं, क्या वजह है? वो क्या अभी भी अपनी पॉपुलैरिटी पर भरोसा नहीं करने को तैयार? क्यों आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं आज उन्होंने कहा? देखें, दम दरूद की ज़रूरत होती है, दुआओं की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में पाक फ़ौज बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा अदारा है। रिटायर्ड आर्मी और हाज़र सर्विस आर्मी बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। पहले हम गुजरते थे तो कोई हमारी तरफ देखता नहीं था, अब गुजरते हैं तो आम फौजी भी हमें 2 सलूट मारता है, क्योंकि वो समझता है कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हम चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बेईमानों, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश और इन चोरों और रात के अंधेरों में आने वाले और 25-25, 30-30 करोड़ रुपए में सियासी तोहफे खरीदने वालों के तर्जमान नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को ज़रूर मिलना चाहिए और उसको कोशिश करनी चाहिए कि जो गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी हैं या पैदा की गई हैं, मुझे खुद 1-2 दफ़ा बाजवा साहब ने कहा GHQ में कि वो शहबाज साहब सुन रहे होंगे कि वो शहबाज से मिलो। मैं कहा जी दफ़ा करो, इनका टाइम गुजर गया है। लेकिन इतनी 2 रात के अंधेरे में लाए, मैं तो आसफ जरदारी का सोच रहा हूँ कि वो कैसे भागेगा, और उसका बेटा जो रोज पाकिस्तान से, और ये तारीख बताएगी कि उसके बेटे के साथ कौन कौन सफर कर रहा है और वो किस किस्म के लोग हैं जो सफर कर रहे हैं और वो किन के जहाज़ों में सफर कर रहे हैं और किन किन मुल्कों में गया है। ऐसे मुल्कों में गया जहां पाकिस्तानी कोई नहीं मिलता और मुझे जैसे आदमी को देखना पड़ता है नक्शे में, यार ये कहाँ है, नमीबिया कहाँ है, ये गैम्बिया कहाँ है, और ये तो शेख साहब, इस वक्त भी क्या खान साहब को ये डर है कि वो कहीं डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाएंगे, इसके अलावा कोई मैनेजमेंट ना हो, इसलिए वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ से मुलाकात करके मामलात को पहले जैसा किया जाए? क्योंकि एक ही वक्त में वो जनरल बाजवा के खिलाफ कोर्ट मार्शल की बात कर रहे हैं, फिर आर्मी चीफ से मुलाकात की भी बात कर रहे हैं, फिर उन्हें उनका हैंडलर भी कह रहे हैं, तो ये सारे काम वो एक साथ कर रहे हैं। देखें, हर आर्मी चीफ की अपनी पॉलिसी होती है और आर्मी चीफ सिर्फ अकेला ही नहीं होता बल्कि उसके साथ सारे अदारे होते हैं। MI होती है, ISI होती है, 408 होती है। मेरा मतलब है उसके पास सारे मामलात, हालात और वाक़यात इंफॉर्मेशन होती हैं। हमारी फ़ौज है, हमें अपनी इस फ़ौज पे फ़ख्र है, ये अजीम फ़ौज है और मुझे पूरा यकीन है कि उनको फ़िक्र है कि इस मुल्क में माशी, क्या रूस, जनाब अली, किसी ने ताजिकिस्तान में जुलूस निकाला, उज़्बेकिस्तान में जुलूस निकाला, किसी ने रूस की स्टेट में मुतालबा किया अलग होने का, क्योंकि फाइनेंशियली तबाह हो गए, मुल्क अंदर से डूब रहे हैं।
पाकिस्तान अंदर से डूब रहा है, पाकिस्तान की सरहदों को कोई खतरा नहीं है और पाकिस्तान को घुटने पे टिकवाने के लिए ये हालात पैदा किए जा रहे हैं कि IMF जो है वो इनसे संभाला नहीं जा रहा और वो वजीर जो मुझसे रिप्लेस हुआ बतौर मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट, जो कि इत्तफाक फाउंड्री का मुंशी था और इसहाक खान से पहली लड़ाई मेरी वजह से हुई, क्योंकि इसको जब मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट लगाया गया तो मैं इंडस्ट्री में गया तो उसने कहा भाई इसको ला रहे हो ताकि इसने कर्जों की लेन देन करनी है। ये तो रिश्तेदारों का एक जत्था है और शहबाज शरीफ एक मनूवर करने वाला आदमी है और वो मैनेज करने वाला आदमी है। रात के अंधेरों में सऊदी अरब ले जाने वालों में और सऊदी अरब से लाने वालों में और लंदन भगाने वालों में और फिर दोबारा इक़्तिदार में 2 वोटों से लाने वालों में उसका एक रोल है, क्योंकि हर आदमी फनकार होता है और वो इस काम का फनकार है, पर इनकी डेट तय हो गई है। मगर शेख साहब इस वक्त ये जो राउंड है, क्योंकि अगर शेख रशीद अहमद साहब खड़े हैं इमरान खान के साथ, परवेज़ इलाही खड़े हैं इमरान खान के साथ, तो ये बात साबित नहीं होती है कि ये राउंड तो इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में इमरान खान ने जीता है। तो इस्टेब्लिशमेंट अगर बैकफुट पर है तो खान साहब दोबारा क्यों उन्हें सियासत में लाना चाहते हैं कि जी मुझसे मिलें, बात करें, आगे बढ़ें? ये राउंड तो जीता ना इमरान खान साहब ने। अगर आप भी इमरान खान साहब के साथ खड़े, परवेज़ इलाही भी इमरान खान साहब के साथ खड़े। देखिए, मेरी 10 महीने से मैं अपनी ज़िंदगी में ये तसव्वुर नहीं कर सकता था। मैं इस पाकिस्तान के एटॉमिक में सबसे ज़्यादा एतमादी था, जिसने अहमदी निजात से मुज़ाकरात किए, जिसने कर्नल कज़ाफ़ी से मुज़ाकरात किए, ईरान से किए, सद्दाम से किए। मैं जहाज़ों को भर के ले जाता था, लाता था। लेकिन अगर मेरी आंखों की पट्टियों को भी बांधा गया और हाथों को बांधा गया, पाँव को बांधा गया, मैंने बाहर आके शोर नहीं डाला, बाहर आके मैं चीखा चलाया नहीं हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, शुक्र है कि मैं अपने मुल्क के हाइड आउट में रहा, किसी दुश्मन एजेंसी के पास नहीं रहा। और चाहिए क्या था उनको? टेलीफोन का पासवर्ड चाहिए था, उनको पासवर्ड चाहिए था। मैंने कहा ये भी रख लो, खुद ही घर छोड़ के चले गए बाद में। सर जी, बाज़ जगह पे बाज़ लोग ऐसे आ जाते हैं, बाज़ छोटे लोग बड़ी जगहों पे आ जाते हैं, या बाज़ छोटे लोग हादसों की वजह से आ जाते हैं, या छोटे लोगों को ले आया जाता है और वो सारे सत्यानाश कर जाते हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान को पाक फ़ौज के सरबराह से ज़रूर मिलना चाहिए। मेरी ज़ात, मेरा किसी बंदे से कोई राब्ता नहीं। जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर था उस वक्त मेरी इनसे मीटिंग्स थी। वो लोग कुछ बदल गए, कुछ नहीं बदले, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान को ये जो एक खौफ बर्पा किया जा रहा है कि जब इमरान खान आएगा तो फौज और हमारे तल्लकात कशीदा हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्यों होंगे? पाक फौज भी पाकिस्तान के लिए बेहतरी सोचती है और इमरान खान भी पाकिस्तान के लिए बेहतरी सोचेगा। और ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हम साम्राज्य को नहीं चाहते, उन साजिशों को तबाह करना चाहते हैं जो पाकिस्तान की जमीन से ड्रोन्स मारना चाहते हैं। और शेख साहब, इस वक्त उन कुव्वतों को, पाकिस्तान का मैं वाहिद सियासी वर्कर हूं जिसको फजा से 2 दफा उतारा गया, 2 दफा अमेरिकन की फजा से उतारा गया, लेकिन क्या बिगाड़ दिया उन्होंने? पाकिस्तान का अजीम दोस्त चीन है। कल चीन ने कहा कि पाकिस्तान की मदद करो। वो तो कह रहे हैं कि हम इतने जलील और रुसवा हो जाएं, इतने खवार हो जाएं। मिला आपको क्या है जी? अभी ये 700 मिलियन भी चीन ने दिए हैं और शायद और शेख साहब, फख्र से कह सकता हूं कि चीन आपको इस मसले से निकाले। और कौन निकालेगा? औरों के तो अपने इंटरेस्ट हैं। तो शेख साहब, हमारी सारी डिफेंस स्ट्रेटजी जो है वो चीन के साथ है, नेवल की, एयरफोर्स की, ग्राउंड की, टैंक की, खालिद की, F7 की, सारी चीन के साथ हैं। साम्राज्य 1000 मील से दूर से बैठकर हमारे जमीन को, हमारे पड़ोस में, और जहां हमारा फॉरेन मिनिस्टर जाते डरता है उसकी टांगें कांपती हैं। तो शेख साहब, इस वक्त एज ऑफ नाउ पाकिस्तान के मसले का हल है, वहां जाते उसकी टांगें कांपती हैं। तो शेख साहब, एज ऑफ नाउ सारी जो सूरत हाल है वो इमरान खान को और आप लोगों को बेनिफिट करती है ना, कि अगर जल्दी दोनों इलेक्शन हो जाए तब भी, अगर अक्टूबर में वफाक के होते और पंजाब के पहले हो जाएं तब भी, क्योंकि आगे जाके और महंगाई ही आनी है। ऐसा नहीं है कि आगे जाके अवाम के मामला ठीक हो जाने 6-8 महीने में। तो जो भी होगा इस वक्त सियासी जो इक्वेशन है वो आप ही को और इमरान खान साहब को ही बेनिफिट करती है इस सारे के सारे सिनेरियो में। आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखें, इन्होंने आ बैल मुझे मार कहा है, अब ये खुद कह रहे हैं, अब ये खुद कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। वो इंडिया का गाना ना, हमसे गलती हो गई सैया, ये अब खुद कह रहे हैं। शहबाज और इवन मरियम ने अपने मोनोग्राम से शहबाज की तस्वीर हटा दी है, उसने नवाज की तस्वीर लगाई हुई है। और नून लीग का ज्यादा सत्यानाश हुआ है, तबाही नून लीग की हुई है।
पीपल्स पार्टी तो सिंध में सियासत कर रही है। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो फिर उसको पता लगेगा कि ये हारी जो सैलाब में से गुजरा है, जिसने सैलाब में से लाशें उठाई हैं, जो सैलाब में अभी भी वहाँ लगा हुआ है और आप माल बना रहे हैं, वो क्या रिएक्ट करता है। ये बात की बात है। लेकिन नून की सियासी कबर जो है वो पंजाब में और केपीके में तो वैसे ही नहीं है। केपीके में फजलुर रहमान है, गवर्नर साहब कल अलवी साहब को मिले हैं। गवर्नर साहब क्या पैगाम ले आए हैं, वो फ्रंट मैन है फजलुर रहमान का। ये वही फजलुर रहमान है जिसके बाप मुफ्ती महमूद ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को शिकस्त दी, और ये यही फजलुर रहमान है कि पाकिस्तान में किसी जगह जीतने के लिए उसके पास फिर शेख साहब, इसका मतलब है कि अगर फजलुर रहमान के गवर्नर ने अलवी से मिला और अलवी आज मिलने गया इमरान खान से, तो शेख साहब फिर आपका मशवरा हुकूमत को जरूर है कि जी साथ ही करा लो और पहले करा लो, मगर आप एजिटेट नहीं कर रहे होंगे इमरान खान साहब, पहले पंजाब का लड़ लेंगे फिर अपने वक्त पर वफाक का लड़ लेंगे, क्योंकि इक्वेशन उनके फेवर में ऐसा नहीं हो रहा होगा। शहबाज शरीफ को शाहजेब के प्रोग्राम से कहना चाहता हूं कि दोनों इकट्ठे कराओ और बताएं। मैं इस मुल्क की सालमियत, बेहतरी और सुकून और बेहतर फजा के लिए शाहजेब के प्रोग्राम से शहबाज शरीफ को यह कहना चाहता हूं कि भाई असेंबली तोड़ दो, सूबे और मरकज़ के इलेक्शन कराओ, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के भी वोट आ जाने हैं फिर। और 1 करोड़ वोट है, 1 करोड़ वोट में 38 से 40 हल्के ऐसे हैं जहाँ एक ओवरसीज़ का 35 मंडी बहाउद्दीन सियालकोट 40 38 हज़ार वोट है। वो वन साइडेड है सारे इमरान खान के साथ, आप मुंह देखते रह जाएंगे। सो आपके प्रोग्राम में शहबाज को मशवरा दे रहा हूं कि दोनों असम्बलियां तोड़ो और इलेक्शन इकट्ठे करवाओ। 10 दिन आगे क्या और 10 दिन पीछे क्या। बहुत शुक्रिया। नून लीग इस पर क्या सोच रही है, क्या वाकई इस वक्त नून लीग को यही सूट करता है, बजाय इसके कि मामला अक्टूबर तक खींचा जाए। बात करेंगे नून लीग से एक ब्रेक के बाद। पंजाब में 30 अप्रैल के इलेक्शन की तारीख आ गई है, अब नून लीग क्या करेगी। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, जो लॉ मिनिस्टर साहब उस दिन कह रहे थे जो फैसला उन्होंने 4-3 पढ़ा, इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला 3-2 ही पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए सदर को लिखा और 30 अप्रैल की तारीख आ गई है। अब हुकूमत डिले की तरफ जाएगी या इलेक्शन लड़ने की तरफ जाएगी पंजाब में? नहीं, हुकूमत नहीं, पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। इसमें इलेक्शन में कोई चॉइस नहीं होती। अब डेट इलेक्शन कमीशन ने दे दी है और उस दिन इंशाल्लाह सूबाई असम्बली के इलेक्शन होंगे पंजाब और केपी में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर हिस्सा लेगी। सब मगर अगर आप पंजाब में इलेक्शन हार गए तो वफाक में जब इलेक्शन हो रहा होगा तो फिर आपको तो टिकट देने में मसाइल आ रहे होंगे, इलेक्शन लड़ने में मसाइल आ रहे होंगे, तो क्या हो रहा होगा आपका पीडीएम का या नून लीग का? देखिए, इलेक्शन में एक पार्टी जीतती है, एक हारती है, यही नतीजा होता है। और पार्टी वर्कर जो है वो पार्टी के साथ रहता है और मेहनत करता है, और तो कोई ऐसी हमें खदशा नहीं है। यही जमहूरी अमल का हिस्सा होता है और जो अवाम फैसला करते हैं उसका एहतराम होना चाहिए। ये तय नहीं है कि जो पंजाब जीतेगा फिर वही कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतेगा अब से 3-4 माह बाद? देखिए, वो तो वक्त बताएगा कि कौन पंजाब जीतता है, कौन कौमी असम्बली जीतता है। ये इलेक्शन के अपने माहौल होता है, अपने मुहर्रकात होते हैं। मगर ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून एक फतह हासिल करेगी। मगर ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा कि फिर अब वफाक में भी आप लोग इलेक्शन में ही चले जाएं? 4 महीने बाद एक और इलेक्शन की एक्सरसाइज हो रही होगी, बजाय इसके कि अब आप हुकूमत में रहें? नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये असम्बली तहलील करके इलेक्शन करवाए गए हैं और ये ज़रूर करें। अभी अगर कौमी असम्बली तहलील होती है तो 90 दिन का मुतहम्मल जो है वो पाकिस्तान की मईशत उसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। इस वक्त एक कोशिश है कि मईशत को इस्तेहकाम दिया जाए और हालात को दुरुस्त किया जाए, मुश्किल फ़ैसले किए जाएँ। ये सब इस सिलसिले का हिस्सा है। वैसे मगर आप लोगों ने जो अक्टूबर में फैसले किए, सितंबर में इसहाक डार साहब आए, फिर IMF से जो कमिटमेंट्स थी उसमें डिले किया, अगर उस वक्त वो कंटिन्यू करता तो आज आप किसी ना किसी पोजीशन में होते। अब तो महंगाई और ज़्यादा आगे जाके बढ़नी है, खुद स्टेट बैंक कह रहा है। ये शरह सूद, मईशत का ये हाल, ये महंगाई, आगे जाके आप लोगों के हालात और ख़राब ही होने, बेहतर कैसे होने? देखिए, ख़राब होना एक बात होती है, जब भी आप मुश्किल फ़ैसले करते हैं महंगाई आती है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ये जो हम आज फैसले कर रहे हैं ये आज से बहुत पहले होने चाहिए थे। ये एक गलतियों का तसलसल है जिसका हल मुश्किल फ़ैसलों का एक तसलसल होगा। ये चंद दिनों और हफ्तों या महीनों की बात नहीं है, आप खुद जानते हैं कई सालों की बात है। तो हुकूमत जाएगी अपना बयानिया लेकर कि क्यों हुकूमत में उन्होंने हिस्सा लिया,
क्या उन्होंने काम किए, क्या उनका मनसूबाबंदी है, कैसे वो मुल्क को इस्तेहकाम देंगे, मईशत को बेहतर करेंगे, यही होता है। ये तो वक्ती बातें हैं जो इस वक्त मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं। डार साहब की अपनी स्ट्रेटजी है, पहले मिफ्ता साहब थे, उनकी अपनी स्ट्रेटजी थी, वो मेरा ख्याल है उसमें काफ़ी कामयाब हुए। डार साहब ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसमें कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन ये इसका तयन वही कर सकते हैं कि दुरुस्त स्ट्रेटजी क्या है और क्या उनको उसमें मिलेगा, क्योंकि एक बैलेंस होता है। आप जो IMF की डिमांड्स होती हैं वो भी देखते हैं, मुल्क का मुफाद भी देखते हैं, और आवाम पर जो बोझ पड़ना होता है, इन तीन चीज़ों के दरमियान एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है जो आप क्रिएट करते हैं। वैसे मगर इस हिकमत अमली ने आपको नुकसान तो पहुंचाया कि पिछले 4-5 माह में जो कुछ हुआ, रेटिंग्स हमारी और गिर गई, महंगाई को तूफान और आएगा, IMF मानने को तैयार नहीं, खुद वज़ीर आज़म कहते हैं कि नाक से लकीर खिंचवा रहा है। तो ये स्ट्रेटजी नाकाम हुई और उसका सियासी नुकसान तो अब आपको होगा। जी देखिए, यकीनन जब भी आप ऐसे हालात में हुकूमत लेते हैं, आप मुश्किल फ़ैसले करते हैं और हर मुश्किल फ़ैसले का बोझ अवाम पर पड़ता है, उसकी सियासी कीमत होती है। लेकिन लीडरशिप और सियासत का तकाजा यही होता है कि आप मुल्क के मफाद को पहले रखें, क्योंकि हमने बहुत अरसा हमने गुजार दिया सियासी मफाद हासिल करते करते और फ़ैसले नहीं किए। तो आज जब हम मामलात की इंतहा को पहुँचे हैं तो फिर बड़े ही मुश्किल फ़ैसले आपको करने पड़ेंगे और बहुत अरसा करने पड़ेंगे। वैसे मगर इस सब में यानी आपकी ये अभी भी यही राय है कि 4 माह बाद 5 माह बाद ही अपने वक्त पर कौमी असम्बली के इलेक्शन होने चाहिए? पंजाब में पार्टी अब 30 अप्रैल को इलेक्शन लड़े। जी बिल्कुल, फेडरल गवर्नमेंट टर्म पूरी करे, यही सियासत का तकाजा और हालात का तकाजा है। वरना कल कोई भी सूबाई असम्बली उठ के तहलील कर देगा और कहेगा जी वफाक में इलेक्शन करवाएं। ये सियासत जो है ये इसको मुल्क के मफाद को पहले रखना चाहिए, मुल्क के हालात को देखना चाहिए और फिर सियासत करनी चाहिए। तो ये जो असम्बली तहलील हुई हैं, इनका मकसद सिर्फ इंतशार था और मुल्क के हालात को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश। अच्छा, मगर अब मसला ये है कि 2 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, आपके पास ना कारकर्दगी है, ना बयानिया है और ना नवाज शरीफ साहब हैं। बगैर नवाज शरीफ साहब के ही लड़ने जा रहे हैं आप लोग इलेक्शन फिर पंजाब में? 2 महीने से कम का वक्त है, उनके आने की कोई तारीख नहीं है? नहीं, वो अपने आने का फैसला कर लेंगे। वो इलेक्शन में आना चाहें तो आ सकते हैं, उनका यहाँ होना यकीनन पार्टी की तकवीत का बायस होगा। बेशक वो जेल में भी हों, उसका बड़ा असर होगा। तो मेरा ख्याल है वो अपना सियासी फ़ैसला करना खुद जानते हैं और ये बात उनको छोड़ देनी चाहिए। वरना बाकी तो वो इलाज करवा रहे हैं, इलाज के बाद ही वापस आएंगे। लेकिन अगर वो महसूस करते हैं उनकी ज़रूरत है तो वो मुल्क वापस आ जाएंगे इलाज कराए बगैर। मतलब मगर इस सिनेरियो में माइनस नवाज शरीफ या विथ नवाज शरीफ अब आप पंजाब में जीत सकते हैं? इस वक्त जो लहर है, जो वेव है, वो इमरान खान साहब के हक में नहीं है मुकम्मल तौर पर? ये तो वक्त बताएगा जी, हमें तो कोई लहर नज़र नहीं आती। बहरहाल हुकूमत का अपना एक बोझ होता है, वो हमें उठाना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब का होना यकीनन उसका एक काफ़ी एडेड एडवांटेज पार्टी को मिलेगा। एक मोबिलाइजेशन भी होती है पार्टी में, एक तहरीक का समा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस बारे में खुद और जल्द फैसला कर लेंगे। वैसे मगर आप इस बात पर नहीं है कन्विंस कि अब यहाँ से डाउन साइड ही है, आप मईशत समझते हैं, महंगाई तो भी और आनी है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए है क्या आगे जाके जिस पर आप कैपिटलाइज कर सकते हैं आगे इलेक्शंस में? देखिए, आपने इस्तेहकाम देना है। डार साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि क्या इस्तेहकाम देने की वो कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इस्तेहकाम देने में कामयाब होते हैं तो यकीनन उसके मुस्बत असरात मईशत पर आएंगे, महंगाई में भी कमी आएगी, उसका भी आपको इलेक्शन में एडवांटेज मिलता है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल हालात हैं जैसे जो आज जिनका आप मुकाबला कर रहे हैं, तो ये चंद महीनों में दूर नहीं होंगे। लेकिन आखिर किसी हुकूमत ने इनका मुकाबला करना है, तो आज मुस्लिम लीग नून कर रही है। वो अपना बयानिया यही लेकर जाएगी अवाम के सामने कि हमने मुश्किल हालात में हुकूमत ली है, कोशिश की है, बाकी फैसला अवाम का है। अच्छा, मगर जिस बात करते हैं जिस इस्तेहकाम की सागदार साहब, वो 5 महीने से कर रहे हैं और 5 महीने से इस्तेहकाम की जगह अदम इस्तेहकाम ही आया है। आप खुद इस बात पर अब ट्रस्ट कर रहे हैं? आपको लग रहा है इस्तेहकाम आएगा आने वाले दिनों में? देखिए, ये जो हालात होते हैं उनकी जो गहराई होती है वो सिर्फ वज़ीर ख़ज़ाना ही जानता है, ये वज़ीर आज़म जानते हैं। तो हमें तो जो वो बता रहे हैं उसी पर भी हमें चलना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि उनकी जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब होगी और वो इस्तेहकाम देने में कामयाब हो जाएंगे। अब तो जो हालिया मुहिम है, जो हालिया बयानिए का महवर है, ज़ाहिर है अदालत और कुछ जजेस के हवाले से है। आज भी मरीम नवाज साहिबा ने बात की, आज एक और ऑडियो लीक आई है, उस हवाले से उन्होंने शदीद तनकीद की, ट्रक का जिक्र, ये सारा मामला आप दुरुस्त समझते हैं इससे और आपके ख्याल में आपकी सियासत को बेनिफिट करेगा ये?
देखिए, हक़ाइक़ तो आवाम के सामने रखने होते हैं, जो भी मुल्क के हक़ाइक़ हों। जो अदलिया के मामलात हैं वो इस किस्म के हैं कि उन पर हर किस्म का शक और इबहाम पैदा हुआ है उनके फ़ैसलों से, और फ़ैसले ऐसे हैं जो तारीख़ कबूल नहीं करती, अवाम भी कबूल नहीं करते। तो इसलिए उन चीज़ों के हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना ज़रूरी होता है। जमात ने ज़रूरी समझा है, उस पर बात की जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक आइन और अखलाक के दायरे के अंदर रहकर इस मामले को चलाना चाहिए। और इस वक्त आपकी पार्टी के आइन और अखलाक के दायरे में रहकर चला रही है? इसका तयन तो आप ही कर सकते हैं या अदालत खुद कर सकती है। अगर उन्होंने महसूस किया कि नहीं है तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब भी फैसले मुतनाज़ा होते हैं, क्योंकि जज का फ़ैसला बोलता है, उसके रिमार्क्स और उसका जो कंडक्ट है उस पर भी बातें उठती हैं, तो इसलिए हमने अपने आप को काफ़ी ओपन कर दिया इस मामले में। और अब आपके सामने हालात हैं, लोग बेंच देकर बता देते हैं कि फ़ैसला क्या आएगा। ये बदकिस्मती है कि आज जुडिशल निज़ाम पर अवाम का एतमाद उठता जा रहा है और ये साख बहाल करने की ज़रूरत है। और साहब, यानी आपका अपनी जमात को यही मशवरा है कि अब ये ना कहें कि फ़ंड नहीं है या फिर सिक्योरिटी का मसला है, इलेक्शन 30 अप्रैल को लड़ें, डिले करने की कोशिश ना करें? जी, मशवरे की बात नहीं है, ये आइन का तकाजा है। और फंड्स आपको अजाफी कर्जा लेना पड़े, अजाफी कर्जा लें, उसे पूरे करें, और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन सबको जो भी इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ेगा। ये सब आइनी तकाजे हैं, इसमें चॉइसेस नहीं हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ नवाज़ी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो कह रहे हैं 30 अप्रैल को अब इलेक्शन लड़ना चाहिए, जबकि कौमी असम्बली का इलेक्शन बाद में ही होना चाहिए। क्या पीपल्स पार्टी भी इस सूरत हाल को इसी तरीके से देख रही है? उसका क्या मशवरा है पीडीएम को? एक ब्रेक के बाद। 30 अप्रैल की पंजाब के इलेक्शन की तारीख आ गई है। पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या सोच रही है? कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, 30 अप्रैल की तारीख आ चुकी है, पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि अब इंतखाबात ही की तरफ जाना चाहिए बजाय इसके कि कोई भी डिले हो, कोई और बात हो? शहज़ाद साहब, हमारी पहले से पूरी कोशिश थी कि ये जो असम्बलियां हैं ये अपनी मुद्दत पूरी करें, जिस तरह पिछली असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की। तो हमारे मुल्क में एक डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन की या असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने का एक रिवाज शुरू हुआ था। ये भी डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन का एक बड़ा जरिया है। सो हमारी पूरी कोशिश और काविश के बावजूद खान साहब ने कभी इस्तीफे दिए, कभी असम्बलियाँ तोड़ी। हम कोशिश में रहे कि वो असम्बलियाँ तोड़ने में कामयाब ना हो सके। उसके लिए आपके इल्म में है, सारी कौम जानती है कि एक वक्त वो भी आया कि हम भी इस बात पे कायल हुए और मुस्लिम लीग को भी इस बात पे कायल कर लिया कि इवन चौधरी परवेज इलाही साहब को हम चीफ मिनिस्टर कबूल कर लेते हैं, लेकिन असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें। हम उसमें कामयाब नहीं हुए और अब असम्बलियों की मुद्दत इंतखाब की है, उसके ऊपर आइन के तकाज़ों के तहत मेरा तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा कि आइन के तकाज़ों के तहत बिल्कुल चलना चाहिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इंतखाब ही रास्ता है। सदर पाकिस्तान का ना पहले ये इस्तेहकाक हम तस्लीम करते थे, ना आज ये इस्तेहकाक तस्लीम करते हैं, लेकिन उनके इस्तेहकाक को अगर इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर लिया और इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है तो बिल्कुल इलेक्शन की तरफ जाएंगे और हम अपनी तैयारी करेंगे। तो कायरा साहब, क्या ज़्यादा बेहतर नहीं है कि फिर वफाक के इलेक्शन भी फिर सूबों में साथ ही हो जाएं? शहज़ाद साहब, ये बेहतर होता कि एक ही साथ होता और हमें 2 महीने 3 महीने पहले इलेक्शन करा देने में कोई हर्ज ना होता अगर इमरान खान उस वक्त हमारी बात मान लेते। उन्होंने पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को हाईजैक करके जो अनसर्टेनिटी क्रिएट की है, इसको वो अपने लिए एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक तरफ इदारा जाती लड़ाई है, कभी वो फौज के साबिक सरबराह से, कभी मौजूदा सरबराह से, कभी इलेक्शन कमीशन से, कभी अदालतों से। आजकल तो खैर अदालतों से अगर नहीं, लेकिन पार्लिमान से, सियासी जमातों से। इस तसादुम में वो अपनी पॉलिटिक्स की ग्राउंड पैदा करना चाहते हैं या उसको ऊंचा करना चाहते हैं। उनके मुतालबे के तौर पे ये बात नहीं मानी जा सकती। हमारी दानिश में ये इलेक्शन मौजूदा इस अर्ली इलेक्शन होना मुनासिब नहीं है, लेकिन अब क्योंकि एक तकाजा है लिहाजा इसमें हिस्सा भी लेंगे और पूरे जोर से लेंगे और खान साहब को बिल्कुल हम बहुत आला इंशाल्लाह फाइट करेंगे। लेकिन हमारी दानिश में ये इलेक्शन का मुनासिब वक्त नहीं है और बाकी इलेक्शन अपने मुद्दत पे होना चाहिए, हम इसके लिए कायल नहीं। वैसे अगर पंजाब में इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो उसके बाद मरकज़ में आप लोग उन्हें कैसे हरा पाएंगे? एक हवा चल जाएगी तो फिर आप लोगों को क्या फ़ायदा होना है इस सारे के सारे सिनेरियो में? जब इन्फ्लेशन भी ज़्यादा, पंजाब में भी उनकी हुकूमत, तो बेहतर नहीं है कि मुल्क में फिर इस्तेहकाम तो नहीं आएगा कि एक ही साथ इलेक्शन हो जाए?
शाहजेब साहब, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि इस वक्त सिर्फ इलेक्शन खेलना काफी नहीं है। हमने कुछ मुश्किल तरीन फैसले किए हैं और इस वक्त भी हम नेगोशिएशन में हैं। आज के जो हालात हैं, मौजूदा पॉलिटिकल जो सब इत्तेहादी हुकूमत है, उसके लिए चीजें संभालनी मुश्किल हो रही हैं और इतना बड़ा दबाव है इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। और अगर हम इस वक्त में केयर टेकर गवर्नमेंट ले आते हैं, अनस्टेबिलिटी और बढ़ जाती है और पाकिस्तान जो आलमी इदारों के साथ ताउन कर रहा है और उनसे मुआवनत ले रहा है, अगर वो तातुल का शिकार होकर 3-4 महीने और डिले होती है, हम तो खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। सिर्फ इसको एक नजर से नहीं देखना चाहिए, उसका दूसरा एंगल भी हमारे सामने है और हम समझते हैं कि इस वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं। और अगर आप जीत गए तो खान साहब ने मानना नहीं है, ना तो वो पंजाब का आउटकम मानेंगे, ना ही फिर उसके तहत वफाक का इलेक्शन मानेंगे। तो मुल्क में इस्तेहकाम की तो कोई सूरत ही नहीं नजर आती अगर ये अलग अलग मामला होने जा रहा है। शाहजेब, अगर कोई अनलिमिटेड टाइम तक अपने नखरे दिखाएगा तो सियासत उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कौम के सामने भी उसकी एक हद है, मीडिया भी उसको एक हद तक डार्लिंग समझ सकता है, उसके नखरे उठा सकता है। एक वक्त आएगा कि सारों सबको रियलिटी चेक देना पड़ेगा। इलेक्शन फेयर होने चाहिए, फेयर होंगे इंशाल्लाह, और खान साहब जीते या हम जीते, जो भी जीतेगा कौम के सामने रिजल्ट होंगे, मीडिया सब कुछ देख रहा होगा। उसके बाद भी अगर किसी ने अनस्टेबल करना चाहा तो फिर मैं हमेशा कहा करता हूं कि निज़ाम एक हद तक फ्लेक्सिबल होता 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 एक इलास्टिक लिमिट आ जाती है, उससे बियॉन्ड एक तिनका भी फिर वक्त वो ले आता है कि सिस्टम आपको उठा के बाहर फेंक देता है। मगर साहब, अगर आप लोगों ने जब उन्हें उठा के वैसे बाहर फेंका और ज़ाहिर पार्लियामेंट के जरिए फेंका, तो आपका उनकी इकोनॉमिक कारकर्दगी और महंगाई का बयानिया था, वो तो बयानिया उल्टा पड़ गया है। ज़ाहिर बहुत बुरी कारकर्दगी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसहाक डार साहब ने जो दावे किए थे वो नहीं सही साबित हुए हैं। तो आप लोगों के पास क्या है इलेक्शन लड़ने के लिए? शाहजेब, हमें हकायक कौम के सामने रखने चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि हमारे दौर में बहुत महंगाई हुई, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि सारी दुनिया में महंगाई हुई है? हमारे दौर में यकीनन पाकिस्तान में यूटिलिटीज की बहुत महंगी हुई है, लेकिन क्या ये दुरुस्त नहीं है कि सारी दुनिया में तेल, गैस, बिजली महंगी हो गई है? हमारे यहाँ मार्केट श्रिंक हुई है, तो क्या ये सारी दुनिया के अंदर ये फिनोमिना नहीं है? वो मुल्क जो तेल पैदा करने वाले हैं, वहां तेल की कीमतें कितनी गुना बढ़ गई है। तो हम कौम के सामने वो हकायक रखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे गलत फैसलों की वजह से महंगी हुई है, और अगर कोई आलमी और लोकल हालात की वजह से ऐसी हुई है तो उसमें हमारी जगह जो भी बैठा होता क्या कमाल कर लेता। मतलब तो क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आप लोग फिर अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से? इसके बारे में अभी कुछ कहना मेरे लिए कबल अज़ वक्त होगा। मेरी जमात का इस पर कोई फैसला जो आएगा फिर मैं आपसे शेयर कर सकूंगा। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल खैर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।